डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 23 मार्च को धामी सरकार का कार्यकाल पूरा होने पर मोदी और अमित शाह आ सकते हैं उत्तराखंड। 4 साल पूरे होने पर मनेगा जश्न, राज्य स्तर होगी बड़ी रैली। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने की धामी सरकार की तारीफ, कहा उत्तराखंड में विकास की गति तेज, मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व की ताकत है। देहरादून में कानून व्यवस्था पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस पर साधा निशाना, कहा अपराधी पुलिस में है मिलीभगत। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय, बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुल रहे हैं। ऊखीमठ से 19 अप्रैल को फाटा रवाना होगी डोली। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड आ सकते हैं। रैली का आयोजन भी हो सकता है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर भाजपा जश्न की तैयारी कर रही है। इसके तहत राज्य स्तर पर एक बड़ी रैली के साथ ही अनेक कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी बुलाने की तैयारी की जा रही है। शनिवार को भाजपा कोर कमेटी की बैठक में राज्य सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर चर्चा के साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर भी चर्चा हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि 23 मार्च को सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर आयोजित होने वाली रैली में 2 से 3 लाख विधायकों की पड़ताल करेगी भाजपा। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भाजपा अपने विधायकों की पड़ताल करेगी। इसकी शुरुआत 17 फरवरी को मुख्यमंत्री के साथ पदाधिकारियों की बैठक के साथ होगी। इस दौरान पार्टी के विधायकों की धरातल पर मौजूद स्थिति का फीडबैक लिया जाएगा। इसके साथ ही कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए भी काम किया जाएगा। विधायकों का फीडबैक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि 17 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारी एवं जिला सह प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान पार्टी के मौजूदा विधायकों की अपने अपने क्षेत्र में स्थिति को लेकर फीडबैक लिया जाएगा और आम कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को लेकर भी जानकारी ली जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे कि धामी सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं, इस पर जश्न का आगाज होने जा रहा है। इसमें अमित शाह और मोदी के आने की बात कही जा रही है, क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। नहीं, बिल्कुल। अभी फिलहाल अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं उनके 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और इन 4 सालों में अगर कहें तो उन्होंने ऐसे कई काम किए जिसे केंद्र सरकार भी सराहती है। मोदी खुद, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो उसे सराहते हैं, अमित शाह उसे सराहते हैं और अब पूरी उम्मीद है कि जब उनके 4 साल पूरे होंगे तो उसके बाद यहाँ पर एक जश्न का माहौल रहेगा, जश्न मनाया जाएगा और इस दौरान जो है यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही जो अमित शाह है उनके आने की भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ी रैली का भी आगाज होने की आशंका है। नहीं, अभी फिलहाल तो इस चीज की कुछ है नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जब उनका कार्यक्रम होगा तो जरूर उसको उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा और बहुत ही भव्य तरीके से जो है उसको मनाने की तैयारी की जा रही है। जी, धन्यवाद योगेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सरकार शानदार काम कर रही है। नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, जो मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व की ताकत है। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि वो आज देवभूमि उत्तराखंड में आए हुए हैं। यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पूरी ताकत के साथ दिन रात प्रदेश वासियों की सेवा में लगी हुई है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। इससे साफ है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शानदार काम कर रही है। जेपी नड्डा ने धामी को भविष्य में भी देवभूमि को विकास के पथ पर आगे ले जाने की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आगे कहा कि धामी की सरकार पूरी ताकत के साथ दिन रात प्रदेश वासियों की सेवा में लगी हुई है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धामी सरकार की तारीफ कर चुके हैं। मैं उत्तराखंड में आया हूं तो मैं यह जरूर बोलूंगा कि यह देवभूमि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो दिन रात आपकी सेवा में जुटी है और पूरी ताकत के साथ वो काम में लगी है। और इन्होंने अभी बताया भी हमारी कनेक्टिविटी के विषय में, हमारे हेल्थ पैरामीटर्स के विषय में, हमारे एजुकेशन पैरामीटर्स के बारे में और हमारे डेवलपमेंट के बारे में। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और ये हम इसके साथ साथ आपको बधाई देते हुए शुभकामना भी देते हैं कि आप इसी तरीके से आगे काम को बढ़ाएं और उत्तराखंड देवभूमि को आगे ले जाएं। ये मैं जरूर आपसे कामना करता हूं। उत्तराखंड में बीते दिनों एक के बाद एक लगातार हुए हत्याकांड ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष जहां इसे सरकार की नाकामी बता रहा है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जितने भी अपराध हो रहे हैं, इनमें अधिकतम जमीन भूमि से जुड़े हुए मामले हैं। ऐसे में अगर इन अपराधों को समय रहते रोका नहीं गया तो इसके परिणाम आने वाले समय में बहुत गंभीर होंगे। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मामलों में अधिकतर पुलिस की मिलीभगत बहुत ज्यादा होती है, जो कि बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। देहरादून में जो भी मर्डर हुए हैं, तो अगर हम देखें तो ये भूमि से संबंधित मसले हैं और इसमें बहुत गहन जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं और जिस तरह अपराध जिस तरह के बढ़े हैं, अगर इस पर समय रहते हुए अगर सख्त कदम नहीं उठाए तो ये अपराध फिर भविष्य में रुक नहीं सकते हैं, इनकी चेन बनती चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि देखो, भूमि संबंधित जितने भी विवाद हैं ये राज्यों से संबंधित होते हैं। क्या हो गया है कि पुलिस का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे लगता है कि पुलिस का इंटरफेरेंस इनमें जीरो होना चाहिए। पुलिस जितना इंटरफेरेंस करेगी ये समस्या उतनी बढ़ती चली जाएगी। और से जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, यहाँ के डीजीपी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये उनको सजेस्ट करता हूँ। धौलास भूमि प्रकरण में जिला प्रशासन देहरादून जांच कर रहा है। डीएम देहरादून सवीन बंसल ने कहा कि जमीन जिस मकसद से दी गई थी वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए जमीन सरकार में निहित की जाएगी। जमीन की बिक्री का मामला नहीं है, बल्कि नियमों के विरुद्ध काम करने का मामला है। सभी को नोटिस के माध्यम से अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। पहले ट्रस्ट ने जमीन क्रय की विद ड्यू स्टेट परमिशन, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी उनको आगे परमिशन मिली कृषि प्रयोजन के लिए सेल आउट करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजैक्शंस की कुछ कथित 18-20 लोगों को, उन 18-20 लोगों ने सेकेंड ऑर्डर ट्रांजैक्शन की कुछ 70-80 लोगों को भूखंडों में आगे विभाजित करते हुए, फिर उनमें से भी कुछ लोगों ने फोर्थ ऑर्डर ट्रांजैक्शंस भी की हैं आगे विभाजन करते हुए। सो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विद दोज ट्रांजैक्शंस। हमारा कंसर्न जो है वो है कि जो वो भूखंड था पूरा, उसको कुछ शर्तों के अधीन परमिट किया गया था यूज करने के लिए। वो शर्तें वायलेट हुई हैं, न सिर्फ गवर्नमेंट की बल्कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी। अब उस भूखंड में कितनी भी ट्रांजैक्शंस हो गई हों और जो भी सेलर बायर रहे हैं, वो कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि शर्तें वायलेट हुई हैं और जो हमारा ZALR अधिनियम बोलता है कि उस कंडीशन में
वो पूरा भूखंड सरकार में निहित होने योग्य है। ऑफ कोर्स हम अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देंगे जो भी द्वितीय पक्ष हैं, चाहे थर्ड ऑर्डर ट्रांजेक्शन वाले हैं, फोर्थ ऑर्डर वाले हैं, सबको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग तो मिलता ही है क्योंकि ये कोर्ट प्रोसीडिंग है। तो वहाँ पे उन सबको नोटिस जाएगा, ओपन पब्लिकेशन भी होगा, उसमें जो जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं वो अवश्य रखें और सारे तथ्यों को कंसिडर करते हुए मेरिट पे ये निर्णय लिया जाए। जसपुर निवासी एक किशोरी को उत्तर प्रदेश के ठाकुरद्वारा के गांव रामपुर घोगर निवासी पुष्पेंद्र कुमार द्वारा बहला फुसलाकर हरिद्वार रोशनाबाद ले जाना भारी पड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी युवक पुष्पेंद्र ने सोशल मीडिया के माध्यम से पहले किशोरी को बहला फुसलाकर उसके बाद बात करी और उसके बाद शादी का झांसा देकर किशोरी को अपने साथ रोशनाबाद हरिद्वार ले गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया है और आरोपी को पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। एसपी काशीपुर स्वपन किशोर सिंह ने बताया कि जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत विगत दिनों एक किशोरी गुमशुदा हुई थी, जिससे अभियोग पंजीकृत कर उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी। बीते रोज किशोरी और युवक को बरामद कर लिया है और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। रानीखेत रेंज अल्मोड़ा वन प्रभाग में आगामी 2026 फायर सीजन के दृष्टिगत फायर वॉचर एवं वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में फायर वॉचर एवं वन विभाग का स्टाफ उपस्थित रहा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल या एनडीआरएफ की टीम द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न अग्निशमन उपकरणों के उपयोग की विधि का प्रदर्शन कर उनका व्यावहारिक अभ्यास कराया गया। इसके अतिरिक्त अन्य अग्निशमन उपकरणों की जानकारी भी प्रदान की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वनाग्नि की रोकथाम, नियंत्रण एवं आपातकालीन परिस्थितियों में समन्वित कार्यवाही को सुदृढ़ बनाने के बारे में जानकारी देना था। एनडीआरएफ के अधिकारियों व जवानों द्वारा वनाग्नि के कारण संभावित जोखिम क्षेत्रों, नियंत्रण तकनीकों, सुरक्षा उपायों तथा उपलब्ध उपकरणों के उपयोग संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, वन संरचना तथा फायर सीजन के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। तत्पश्चात वन विभाग एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवानों द्वारा संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसमें वनाग्नि की काल्पनिक स्थिति निर्मित कर त्वरित प्रतिक्रिया, समन्वय एवं बचाव कार्य का अभ्यास किया गया। इस संयुक्त अभ्यास से आपदा की स्थिति में प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। कंपनी कमांडर राजू सिंह धपोला ने बताया कि 12 फरवरी से 18 फरवरी तक एनडीआरएफ की ओर से अल्मोड़ा में फॉरेस्ट फायर डिफिमिनाइजेशन एक्सरसाइज है, जो 18 फरवरी को मॉक एक्सरसाइज में बदल जाएगा। इसके चलते अल्मोड़ा जिले में जितने भी रेंज प्रभाग हैं, वहां जाकर पब्लिक और वन विभाग व फायर वॉचर के साथ एक दूसरे से जानकारी आदान प्रदान की जाएगी। वन क्षेत्राधिकारी तापस मिश्रा ने बताया कि 15 फरवरी से हमारा फायर सीजन आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। एनडीआरएफ की टीम के द्वारा आज हमें जो भी आग बुझाने का काम करते हैं, वो कैसे अच्छे ढंग से किया जा सके, अपनी क्षमता के निर्माण में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी कठिन समय में एनडीआरएफ की टीम का हमको पूरा समर्थन रहेगा। ये मनोबल की भावना हमें एनडीआरएफ की टीम की ओर से देखने को मिली है। कुमाऊं की काशी के नाम से विख्यात बागेश्वर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवमय हो उठा बागेश्वर का। सरयू और गोमती के दिव्य संगम पर विराजमान बागनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से मंदिर परिसर और घाट क्षेत्र गुंजायमान रहा। महाशिवरात्रि के अवसर पर बागनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से 4 पहर की विशेष पूजा अर्चना संपन्न की जाती है। श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी और गोमती नदी के संगम में स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं।
कुमाऊं अंचल ही नहीं बल्कि दूर दराज से आए भक्तों के लिए बागनाथ धाम आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन यहाँ सच्चे मन से की गई पूजा से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ढोल दमाओं की गूंज, भजनों की मधुर स्वर लहरियां और दीपों की रोशनी ने पूरे बागेश्वर को शिव भक्ति के रंग में रंग दिया। लोहाघाट के ऋषेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर खड़ी होली का भव्य आयोजन हुआ। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित होकर सामूहिक रूप से खड़ी होली गाई और ढोल मंजीरा बजाकर कार्यक्रम की अगुवाई की। यह आयोजन काली कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण है, जहां महिलाएं परंपरा की ध्वजवाहक बनकर समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य कर रही हैं। खड़ी होली का यह आयोजन महाशिवरात्रि से प्रारंभ होकर चैत्र माह तक चलता है, जिसमें फाल्गुनी उमंग, रंग बिरंगे परिधान, जोड़ा चांचरी की लय और पारंपरिक होली गीतों का आनंद लिया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जो इस सांस्कृतिक धरोहर का आनंद लेने के लिए पहुंचे। काली कुमाऊं की सांस्कृतिक पहचान बनी खड़ी होली का शुभारंभ महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लोहाघाट स्थित प्रसिद्ध ऋषेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भव्य रूप से हुआ। मंदिर प्रांगण ढोल मंजीरों की गूंज और लोकगीतों के स्वर लहरियों से जीवंत हो उठा। पाटन, चांदमारी और लोहाघाट क्षेत्र की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित होकर खड़ी होली का सामूहिक गायन किया। पहाड़ी परिधानों में सजी महिलाओं ने न केवल होली गीत गाए बल्कि स्वयं ढोल और मंजीरा बजाकर कार्यक्रम की अगुवाई भी की। ग्रामीण अंचल की ये जीवंत परंपरा आज भी उतनी ही सशक्त दिखाई दी। बैठक होली के बाद खड़ी होली का रंग महाशिवरात्रि से प्रारंभ होकर चैत्र माह तक चलने वाली खड़ी होली है। बैठ की होली के बाद अपने पूरे रंग में आती है। फाल्गुनी उमंग, रंग बिरंगे परिधान, जोड़ा चांचरी की लय और पारंपरिक होली गीतों ने माहौल को भक्तिमय और उत्सवी बना दिया। खड़ी होली के इस आयोजन को देखने और सुनने के लिए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आलम यह रहा कि मंदिर प्रांगण भी कम पड़ गया और लोग बाहर खड़े होकर इस सांस्कृतिक धरोहर का आनंद लेते नजर आए। ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट आगामी 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे वृष लग्न में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर परंपरानुसार केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पंचांग गणना के बाद कपाटोद्घाटन की तिथि घोषित की गई। इसी के साथ बाबा केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली के केदार प्रस्थान का कार्यक्रम भी घोषित हो गया। इस अवसर पर श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ को भव्य रूप से 9.5 क्विंटल फूलों से सजाया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में दर्शन किए और श्रद्धालुओं के जय श्री केदार के उद्घोष के साथ मंदिर का वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के अवसर पर सभी देशवासी देश विदेश के तीर्थयात्रियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ सहित 4 धाम यात्रा के लिए उन्हें आमंत्रित किया। छत्तीसवीं वाहिनी आईटीबीपी में क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य जवानों में खेल भावना, अनुशासन और आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करना था। कमांडेंट संजय कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस प्रतियोगिता में महिला जवानों और हिमवीर जवानों की टीमों ने भाग लिया। महिला वर्ग के मैच में टीम ए ने 9 विकेट से जीत दर्ज की, जिसमें सिपाही पुष्पा कुमारी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। हिमवीर और कमांडेंट टीम के बीच हुए मुकाबले में 36वीं वाहिनी की टीम ने 6 विकेट से विजय हासिल की, जिसमें सिपाही जीडी आजाद को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विजेता टीमों को सेनानी महादेव द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि खेल जीवन में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करने का सशक्त साधन है।
फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।